बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या इस्राइल की सैन्य सहायता रोक सकता है अमेरिका? इस्राइल को अमेरिका की चेतावनी के बावजूद नहीं सुधर रहे गजा में हालात, जारी है भूख से बचने और जिंदा रहने की जंग। 30 दिन पहले अमेरिका ने इस्राइल से कहा था, अगर नहीं जाने दे गजा में मदद तो रोकी जा सकती है सैन्य सहायता। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। दिखाएंगे गजा के हालात पर बीबीसी की खास रिपोर्ट, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और माइक वॉल्ड्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यूक्रेन की सैन्य मदद के समर्थक रहे हैं मार्को, तो चीन को लेकर कड़ा रुख रखते हैं वॉल्ड्स। एक दूसरे पर हमले की सूरत में अब रूस और उत्तर कोरिया देंगे एक दूसरे का साथ। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ किए रक्षा समझौते को किया लागू। जून में हुआ था रूस और उत्तर कोरिया में समझौता। चीन के दक्षिण में मौजूद जुहाई में एक स्टेडियम के बाहर जमा लोगों को एक कार ने रौंदा। कम से कम 35 लोगों की मौत। 62 साल के संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरों के मुताबिक तलाक के मुकदमे से गुस्से में था शख्स। जब से इस्राइल और हमास में जंग शुरू हुई है, तब से इस्राइल के हमलों में गजा के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। जो लोग बचे हैं वो भूख और इलाज ना मिलने की वजह से हौसला हार रहे हैं। अमेरिका इस्राइल को हथियार तो देता है, लेकिन पिछले दिनों उसने चेतावनी भी दी थी कि गजा के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और अब अमेरिका क्या कर सकता है, इसी की बात कवर स्टोरी में। बीते महीने अमेरिका ने इस्राइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि राहत सामग्री से लदे ट्रकों को हर रोज गजा जाने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी जा सकती है। और अब गजा में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने कहा है कि इस्राइल अमेरिका की उस डेडलाइन को पूरा करने में नाकाम रहा है। एजेंसी के मुताबिक हर रोज गजा में सिर्फ 40 ट्रक आ रहे हैं। 30 दिन पहले जो अमेरिका ने डेडलाइन तय की थी, उसकी मियाद आज 12 नवंबर को खत्म हो गई। इस दौरान इजराइल को गजा में ज़्यादा राहत सामग्री पहुंचानी थी, घायलों और बीमारों को निकलने का रास्ता देना था और आम लोगों की मौत को कम करने का उपाय करना था। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि इजराइल पहले भी कई बार अमेरिका की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में अमेरिका क्या करेगा। इस्राइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गजा में अकेले जाकर रिपोर्टिंग नहीं करने देता। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय पत्रकारों की मदद से बीबीसी वहां के हालात को सामने लाता रहता है। यरूशलेम में मौजूद बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनेसन की इस रिपोर्ट में देखिए, अमेरिका की ओर से डेडलाइन तय किए जाने के बाद से अब तक गजा के हालात कितने बदले हैं। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं। गजा का ज्यादातर हिस्सा रहने लायक नहीं लगता। 1 महीने पहले अमेरिका ने इजराइल से मांग की थी कि वो जान माल का नुकसान कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि बीते 30 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम लोग थे। निज़ार ये सब अपनी आंखों से देखना चाहते थे। ये 5 साल के निज़ार की आंटी हैं। उसके अंकल, उनके बच्चे और निज़ार की बहन हलूद सेंट्रल गजा के उस स्कूल पर हुए इजरायली हमले में मारे गए थे जिसमें विस्थापित परिवारों ने शरण ली हुई थी। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमास को निशाना बना रही है। निज़ार के भाई बाराह कहते हैं कि अब उन्हें अल्लाह से ही उम्मीद है। गजा में खाना है तो सही, लेकिन मिलेगा तभी जब आपकी किस्मत अच्छी होगी। पेट भरना है तो आपको लड़ना होगा। अगर यहाँ खाना नहीं बांटा जा रहा होता तो हम भूख से मर चुके होते। हर रोज यही जंग होती है। मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। ये गजा के उत्तरी बॉर्डर पर स्थित जाखेम है। आप देख सकते हैं कि जंग जारी है, लेकिन अमेरिका की मांग के मुताबिक इजराइल ने राहत सामग्री जाने देने के लिए कई क्रॉसिंग्स खोल दी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अमेरिका ने मांग रखी थी कि इजराइल हर रोज कम से कम 350 ट्रक गजा में आने दे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बीते महीने में रोजाना औसतन 40 ट्रक ही आए हैं। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गजा में जाने की इजाजत नहीं देता है।
लेकिन मैंने वहां मौजूद यूएन की एजेंसी से बात की। We've got this deadline. अमेरिका ने ये डेडलाइन तय की थी, क्या मांगें पूरी हुई? Their demand's been met. No. There नहीं, यहाँ जरूरत से कम राहत सामग्री है। सप्लाई भी जरूरत से कम है। कुछ इलाकों में लोग भूख से तड़प रहे हैं। लोग बहुत भूखे हैं। वो आटे की बोरियों के लिए लड़ रहे हैं। बीते 1 साल से इजराइल ने अमेरिका की ज्यादातर चेतावनियों का उल्लंघन ही किया है। ये सब जो दिख रहा है, इसे अमेरिकी हथियारों से ही अंजाम दिया गया है। लेकिन जो बाइडन प्रशासन के आखिरी दिनों में और 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद ये तो मुश्किल ही लगता है कि अमेरिका कुछ करेगा और इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकेगा। लेबनान में भी इसराइल के हमले जारी हैं। इसराइल ने सितंबर में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि माउंट लेबनान कस्बे में हुए इसराइली हमले में 5 लोग मारे गए हैं। इससे पहले इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में भी कम से कम 10 हवाई हमले किए। उधर अमेरिका में तैयारी हो रही है नई सरकार बनाने की। व्हाइट हाउस में कुर्सी संभालने से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई कैबिनेट तैयार करने में लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो को विदेश मंत्री और माइक वॉल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जा सकता है। मार्को रूबियो इससे पहले यूक्रेन को मदद मुहैया कराने का समर्थन कर चुके हैं, पर अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस को किसी समझौते तक पहुंच जाना चाहिए। वहीं माइक वॉल्ट्ज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने के पक्ष में रहे हैं। चर्चा ये भी है कि ट्रंप ने साउथ डाकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजेंगे। मेक्सिको के साथ लगती सीमा को पार करके बहुत से लोग अमेरिका में दाखिल होते हैं। अमेरिका के एरिजोना राज्य में बहुत से लैटिन अमेरिकी काम करते हैं। वो इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए उनसे बात की बीबीसी संवाददाता एमा वार्डे ने। Illegal aliens are stampeding into America by the millions. We will do large deportations. We're going to get these people out. अप्रवासी लंबे समय से अमेरिका की बुनियाद का हिस्सा रहे हैं। ट्रंप की इस चुनावी जीत से ये पता चलता है कि कई पुराने लैटिन कामगारों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्हीं में से एक हैं होहे, जिनका परिवार 20 साल पहले मेक्सिको से अमेरिका आ गया था। I think he has the right tools for the job. जब वो कहते हैं कि वो बड़े पैमाने पर निर्वासन करने वाले हैं, तब आपको क्या लगता है? ये नामुमकिन है। जो 1 करोड़ 20 लाख लोग यहाँ अवैध तौर पर रह रहे हैं, वो उन्हें नहीं निकाल पाएंगे। आपको एक समय के बाद फर्क पड़ना बंद हो जाता है, खासकर वहाँ जहाँ से हम आते हैं। लोग कई चीजें बोलते हैं, पर हम उन पर ध्यान नहीं देते। हमें पता है वो सिर्फ बातें हैं। ये भले ही डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को पसंद नहीं करते हैं, इन्हें उनकी राजनीतिक काबिलियत पर ज्यादा भरोसा है। पर कई पीढ़ियों से अमेरिका को अपना घर मानने वाले वियलोबो को चिंता है कि उनके दोस्त और रिश्तेदार उनसे बिछड़ सकते हैं। हम अवैध अप्रवासियों की बात करते हैं, वो आपके लिए कौन है? वो आपके पड़ोसी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आप सब्जी खरीदते हुए देखते हैं। वो आपके टीचर हैं, वो आपके दोस्तों के माता पिता हैं। ये जानना डरावना है कि वो लोग खतरे में हैं। पर वो लोग वैध तरीके से क्यों नहीं आए? लोग इसलिए वैध तरीके से नहीं आ सकते क्योंकि उसमें 12 से 15 या फिर 20 साल भी लग सकते हैं। एक समय वो भी था जब ये 18 महीनों में हो जाता था। इसलिए आप्रवासियों से जुड़ी प्रक्रिया में सुधार लाना काफी जरूरी है। जब लोग आप्रवासियों के बारे में अपमान भरी बातें करते हैं, मुझे बुरा लगता है। अमेरिका में लगभग 12 लाख अवैध अप्रवासी हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को मिलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस और सेना के अधिकारियों के जरिए निर्वासन का आदेश लागू करवा सकते हैं, पर इसमें काफी पैसा और वक्त लग सकता है। जब आप लोगों की जवाबदेही तय करना शुरू करेंगे, सीमा को सुरक्षित करेंगे, आप देखेंगे कि इनमें से कई लोग खुद ही वापस चले जाएंगे और शायद फिर हम अपराधियों को पकड़ सकें। मेक्सिको की सीमा पर बसे एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप की इन योजनाओं का असर सबसे ज्यादा महसूस होगा, पर डर है कि यहाँ की तस्वीर बदलने की उनकी जिद कई और लैटिन अमेरिकियों की जिंदगी को बेहाल कर सकती है। एक समस्या जिससे दुनिया जूझ रही है वो है जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्या को कैसे सुलझाया जाए, और इसके लिए अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 की बैठक चल रही है। आज इस बैठक के दूसरे दिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस बैठक के प्रमुख मुद्दों के बारे में बताया, जिसमें पर्यावरण को बचाने से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आर्थिक मदद का मुद्दा भी शामिल है।
There is no time to lose. क्लाइमेट फाइनेंस कोई चंदा नहीं है, ये एक निवेश है। जलवायु को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कोई ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है। एक रहने लायक दुनिया और हर देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मुझे आप पर भरोसा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन दुनिया के कुछ देश जिन पर प्रदूषण फैलाने के आरोप लगते हैं, वो इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो बाइडेन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, ओलाफ शोल्स और इमैनुअल मैक्रोन इस तस्वीर से गायब हैं। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये सवाल भी उठा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर उनका रुख क्या होगा। और जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, गैस और कोयले वगैरह के इस्तेमाल से जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पैदा होती हैं, उनकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंज ने दुनिया भर में बाढ़ के खतरे को बढ़ा दिया है। दक्षिणी सूडान में तो हालात ऐसे हैं कि हज़ारों परिवारों ने बाढ़ की वजह से अपना घर बार खो दिया है। ऊपर से कच्चे तेल को निकालने के कारण होने वाले प्रदूषण ने भी परेशानी बढ़ा दी है। देखिए BBC अफ्रीका आई की नवल अल मगाफी की रिपोर्ट। पूरे देश में 7 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और पानी में घुला तेल हालात को बदतर बना रहा है। डेविड बोजो लेजू ने तेल निकालने वाली कंपनी GPOC में 8 साल बतौर सीनियर इंजीनियर बिताए हैं। उनका दावा है कि जी पार्क के कुप्रबंधन के 2019 और 2020 में बड़ी मात्रा में कुओं से तेल फैल गया। कुओं से जुड़े पाइपों से भी तेल। TU के एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने हमें बताया कि उन्होंने ऐसे कई मामले देखे हैं। शिशु जिनका सिर छोटा हो और कई बार उनके दिमाग में फ्लूइड भरा होता है। तेल की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। पानी में तेल मिला हुआ होगा। सरकार के सामने चिंताएं जाहिर करती रही हैं। हमारे पास अस्पतालों से आई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इंसानों के खून, बाल, मिट्टी और पानी के नमूने लिए गए और प्रयोगशालाओं में भेजे गए। सरकार ने घोषणा की है कि नतीजे 90 दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन सरकार ने अब तक ऑडिट के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए हैं। BBC ने दक्षिणी सूडान की सरकार और GPOC से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। BBC संवाददाता नवल अल मगाफी की रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसी बीमारी की जिससे फिलहाल दुनिया के 2 देश परेशान हैं, जहां पोलियो के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। ये देश हैं भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस साल पाकिस्तान में पोलियो के 39 मामले सामने आए, जिसमें से 20 अकेले बलूचिस्तान से हैं। इनमें 2 साल का एक बच्चा भी है। इस बच्चे के माता पिता ने माना कि ऐसा उनकी लापरवाही से हुआ। कैसे? देखिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से मोहम्मद काजिम और खैर मोहम्मद बलूच की रिपोर्ट। जवाद अहमद क्वेटा के सालेहाबाद शहर के रहने वाले हैं। उन्हें पोलियो की खुराक नहीं पिलाई गई, जिसकी वजह से उन्हें पोलियो हो गया। पिछले 8 महीनों से जवाद के माता पिता उन्हें पोलियो की खुराक पिलाने वाली टीमों से छिपाते रहे। बच्चे को प्यार की वजह से हम लोगों ने 7-8 महीने तक पोलियो के कतरे नहीं पिलाए थे। बाकी अभी 15 मंथ से इसको कतरे मुसलसल पिला रहे हैं। ये कतरे फर्स्ट टाइम जो न पिलाने की वजह से डॉक्टर हजरात कह रहे हैं कि ये पोलियो का केस ही लगा। क्वेटा के जरीन इलाके में रहने वाले 2.5 साल के मोहम्मद हसन को भी पोलियो हो गया है। इनके पिता नसीर बलोच के मुताबिक पोलियो से जुड़ी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम कभी आती है, कभी नहीं। यहाँ ज्यादा बारिशें हुई थी, हम समझे कि बच्चा कहीं गिर गया होगा, जिसकी वजह से उसके पैर मुतासिर हुए। यहाँ पोलियो वर्कर्स के एक दौरे पर उन्होंने टेस्ट लेकर इस्लामाबाद भेजा, जिससे पता चला इसे पोलियो है। 2.5 साल पहले तक बलूचिस्तान से पोलियो के खात्मे के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अलग अलग हमलों में कई स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई, लेकिन अब उनका कहना है कि लोगों के रवैये में बदलाव आया है। हम लोग आए हुए थे तो काफी ज्यादा मुश्किल थे। लोग हमें देख के दरवाजे बंद कर देते थे, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ और हमारे IPC की वजह से काफी इतना कुछ हो गया है कि लोग बाशऊर हो गए हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में पोलियो के मामले अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सामने आ रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि दोनों देशों से लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर एक जगह वायरस होगा तो दूसरी जगह खामखा जाएगी, क्योंकि हमारे बड़ा पोरस बॉर्डर है, एक दूसरे के साथ हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो ये सच है कि इधर वायरस नहीं था, लेकिन ये वायरस जो था अफगानिस्तान में था। और अफगानिस्तान में ये 2023 के शुरू में पहले खैबर पख्तूनख्वा आया,
और खैबर पख्तूनख्वा के बाद फिर ये हमारे यहाँ भी पहुँच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक बलूचिस्तान में फर्जी टीकाकरण और सुरक्षा के मुद्दों के अलावा माता पिता का पोलियो की खुराक पिलाने से इनकार करना भी एक बड़ी समस्या है। और अब बात हमारी दुनिया से अलग, एक अलग दुनिया की। यूरेनस हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अब तक ये माना जाता रहा कि ये ग्रह और इसके 5 बड़े चंद्रमाओं में जीवन है ही नहीं, लेकिन अब पता चला है कि इस ग्रह में जीवन के लिए जरूरी चीजों में से एक यानी समंदर की मौजूदगी हो सकती है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष। यूरेनस हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर बसी बर्फीली दुनिया, ये सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा ठंडा है। Scientists are studying the first pictures of the planet Uranus. लोगों ने साल 1989 में पहली बार इसे नजदीक से देखा, जब नासा के वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार यूरेनस और उसके 5 चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी। उस वक्त मिली जानकारियों से लगा कि ये ग्रह और इसके उपग्रह बिल्कुल निर्जीव हैं। ये भी पाया गया कि इस ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड सामान्य नहीं है। मगर अब पता चला है कि वॉयेजर 2 जब इस ग्रह के पास से गुजरा था, तब सूरज से निकले ताकतवर सोलर स्टॉर्म के कारण वो सटीक जानकारियां नहीं जुटा पाया था। अब जो बात पता चली है उसका मतलब ये है कि यूरेनस और उसके चंद्रमा हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ जीवन के लिए जरूरी हालात हों। नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में छपे ताज़ा नतीजों से 1986 के वॉयेजर पर काम करने वाले वैज्ञानिक भी काफी खुश हैं। वॉयेजर 2 40 साल पहले यूरेनस और इसके चंद्रमाओं के करीब से होकर गुजरा था। अब नासा नया मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो साल 2045 में यूरेनस के पास पहुंचेगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि तब उन्हें पता चल पाएगा कि यूरेनस और इसके चंद्रमाओं में वाकई जीवन की संभावना है या नहीं। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे।